नमस्कार। देश अजीब उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। कहीं फैज़ की नज़्म को लेकर के शोर मचा हुआ है तो किसी को दिल्ली से आने वालों से डर लगता है। अभिव्यक्ति के इस खास एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस बार की हेडलाइंस। एक ज़माने में सत्ता पर तीखे व्यंग करने और जनता की आवाज़ बनने वाले कार्टूनों की दुनिया आखिर कैसे बदली? मीडिया से क्यों उपेक्षित होते जा रहे हैं कार्टूनिस्ट? सत्ता पर तीखे व्यंग करने वाले कार्टून छापने से डरते हैं आज के दौर के संपादक। बात मुलाकात में जाने माने कार्टूनिस्ट काक का नजरिया। और फैज़ अहमद फैज़ पर क्यों मचा है घमासान और दिल्ली से आने वालों से क्यों लगता है गुलजार को डर, हम देखेंगे अपने खास सेगमेंट परिक्रमा में। चंद रेखाओं और दो चार शब्दों से, भाव भंगिमाओं से बड़ी गहरी से गहरी बात कह देने वाले कार्टूनों की दुनिया आखिर आज कैसे बदल गई? क्यों आखिर मीडिया में कार्टूनों के लिए कोई जगह नहीं है? आज की कवर स्टोरी में हम बात करते हैं कार्टूनों की बदलती हुई दुनिया की। एक जमाना था जब अखबारों में छपे कार्टून अपना गहरा असर छोड़ते थे। आप पूरा अखबार पढ़ें न पढ़ें, उसका एक कार्टून सामाजिक राजनीतिक हालात को अपने तीखे अंदाज में पेश करके आपको भीतर तक झकझोर देता था। चाहे अबू अब्राहम हो, शंकर हो, आर.के. लक्ष्मण हो, सुधीर तैलंग हो, सुधीर दर हो या तमाम ऐसे कार्टूनिस्ट जो सत्ता पर तीखे व्यंग करते रहे और बड़े बड़े नेता इन कार्टूनिस्टों से घबराते रहे। पता नहीं उनकी कौन सी बात या व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा उनका विषय बन जाए। कार्टूनिंग का वो अंदाज और वो तीखापन आज के दौर में आपको बेहद मुश्किल से मिलता है। भारत में असीम त्रिवेदी या हरीश यादव जैसे कुछ कार्टूनिस्टों को सत्ता के खिलाफ कार्टून बनाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। सत्ता और पुलिस ने उनके खिलाफ जो सख्ती दिखाई, उससे ज्यादातर अखबारों ने अब कार्टून छापना ही लगभग बंद कर दिया। राफेल है राफेल, राफेल के पीछे घपला पड़ा है। आज के दौर में तकनीक बेशक बदल गई हो, कंप्यूटर और फोटोशॉप के जमाने में हाथों से खींची जाने वाली रेखाओं का अंदाज बदल गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक है कार्टूनिस्टों में उस नजरिए और हिम्मत का अभाव जो उन्हें वाकई एक धारदार कार्टूनिस्ट बनाता है। जो कीमत हमने तय की थी उसे तिगुना बना। और तो और अब मीडिया में भी वो हौसला नहीं बचा कि वो नेताओं, मंत्रियों और सरकार पर तीखा व्यंग इस्तेमाल कर सके। ये अंबानी के चौकीदार, अगर डर नहीं जमाने से क्यों डरते हो कीमत। आज कार्टून टीवी चैनलों में टीआरपी के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं सरकार पर व्यंग करने से बचते हैं। जाहिर है अभिव्यक्ति का ये बेहद सशक्त माध्यम मीडिया में अघोषित दबाव की वजह से अपनी धार खो चुका है और नई पीढ़ी अब राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर कार्टून बनाने से बचने लगी है। अभिव्यक्ति डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। एक ज़माना था जब हिंदी के तमाम अखबारों में कार्टूनिस्ट काक के कार्टून धूम मचाया करते थे। काक के कार्टून का जो मुख्य चरित्र था, एक बूढ़ा, वो आर.के. लक्ष्मण के आम आदमी की तरह खामोश नहीं रहता था। वो हर छोटी छोटी बात पर ठेठ देसी अंदाज में अपनी टिप्पणियां करता था। काक की नज़र में आज कार्टूनों की दुनिया कैसे बदली, हमने जानने की कोशिश की खुद काक से अपने खास सेगमेंट बात मुलाकात में। अगर आप हिंदी अखबारों में कार्टून देखते होंगे तो कार्टूनिस्ट काका के इस आम आदमी को जरूर पहचानते होंगे। बेहद मुखर और हर सवाल पर ठेठ गंवई अंदाज में अपनी बात कहने वाला और आपके भीतर तक उतर जाने वाला यह चित्र काका की पहचान है। 1940 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जन्मे काका लगातार 54 सालों से कार्टून बना रहे हैं।
और कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो कार्टून नहीं बनाते। हिंदी के तमाम बड़े अखबारों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा अखबारों, पत्र पत्रिकाओं में कार्टून बनाने वाले काका साहब को कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। उनका कार्टून संग्रह नजरिया और कारगिल कार्टून्स खासा चर्चित रहा था। काका कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और 80 साल की उम्र में भी उनका नजरिया हर रोज किसी न किसी माध्यम से जरूर दिखाई देता है। कार्टून की दुनिया बहुत दिलचस्प होती है, बहुत गहरी होती है और छोटे शब्दों में और कुछ लकीरों में आपकी बात कही जाती है, अगर आप उसे समझ सकें तो। आज हमारे साथ जाने माने कार्टूनिस्ट और अपनी बात बेहद सलीके से, बहुत बेहद आसानी से कह देने वाले काक साहब मौजूद हैं। काक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत है आपका। आप हरीश चंद्र शुक्ला से काक कैसे बने? अब आप हरीश चंद्र शुक्ला, आपको मिल कहाँ गया नाम? ये बड़ी मुश्किल होती है छिपाना। मैं काक एक पेन नेम था और जैसा कि बताया, मैं सरकारी नौकरी में था। नौकरी जरूर कर रहा था लेकिन दिल कहीं और था। और 1967 में 7 जुलाई 1967 उसी दिन हमारे पहले बेटे का जन्म हुआ था। तो दोनों एक उसी दिन कार्टून छपा। अब हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे हमें खुशी किस बात की है, तो नरेंद्र मोहन जी ने छापा था। अब्दुल गफ्फार खां आए हुए थे और उनके संदर्भ में मैंने कार्टून बनाया था। तो उनको बड़ा अपील किया, अपनी एडिटोरियल मीटिंग में भी उन्होंने उसका जिक्र किया। यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है और वो सिलसिला ऐसा था कि उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया। 52 ईयर्स हो रहे हैं, आज के दिन तक मैं ऐसा दिन नहीं ढूंढ पाएंगे हमारी ज़िंदगी में जिसमें हमारा कार्टून के बिना गया हो। कौन से आपके ऐसे आदर्श थे जिन्होंने आपको ऐसा प्रेरित किया कि आप कार्टून बनाइए? अब मेरे ज़माने में मैं गांव का पैदा हुआ था। 9 जिले का गांव है, ग्राम पूरा ग्राम। पिताजी हमारे एक्टिव रहे थे, उसमें स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए। कानपुर से हमारे बड़े भाई, सबसे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद जी, वो अखबार ले आते थे, मैगज़ीन ले आते थे। वो उसको फाइल करके और बाकायदा उसकी जिल्दबंदी करके रख देते थे। तो उन्हीं को पढ़ता रहता था। तब हिंदू पंच एक साप्ताहिक आता था, सुधा थी, चांद था, सरस्वती थी, इन सब फाइलों में। तो और सब में तो इतना नहीं था, लेकिन हिंदू पंच में कार्टून छपा करता था। अब हिंदू पंच में जो छपते थे वो हिंदुस्तानी कार्टून नहीं होते थे, डेविड लो वगैरह के कार्टून थे, इंटरनेशनल। तो मुझे कोई अट्रैक्ट करते थे, लेकिन मैं कार्टूनिस्ट बन जाऊं ऐसा कुछ आभास नहीं था। 8वीं कक्षा में था, 7वीं में था। अध्यापक ने दिया कि भाई, जगदम्बा सिंह जी थे, आर्ट टीचर थे, उनका एक जानवर का चित्र बनाने के लिए मैंने एक बंदर बनाया, खो करता हुआ। वो चित्र कम था, कार्टून ज़्यादा हो गया था, उसमें उन्होंने गुड दे दिया। शायद वही नींव पड़ गई कि कार्टून बनाना है। 60 का दशक या 70 के दशक में जो भारतीय राजनीति जिस दौर से गुजर रही थी और लोगों की जो एक सोच थी कार्टून को लेकर के, वो क्या थी और इतने सालों के बाद अब कैसे बदला है ये कार्टून का संसार जो है? देखिए, अभी 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और उस मानसिकता से एक डरने की मानसिकता समाप्त नहीं हो पाई थी। हालांकि हमने ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डरा रही थी या लिबरल नहीं थी, लेकिन एक मालिकों में एक सहज प्रवृत्ति थी कि कार्टून छापने में खाम के झंझट शुरू होंगे, दबाव पड़ेंगे और हम प्रताड़ित हो सकते हैं। तो जब 1967 में मैंने जागरण में, तो तब भी बड़ी दिक्कतें आती थी। बहुत काशिश थे नरेंद्र मोहन जी। मेरा बुढ़ा न तो किसान था, न एक सहज गली में घूमने वाला बुढ़ा था। वो बुढ़ा
जो हर चीज़ पे रिएक्ट करता है, पूरे खुले दिल से करता है और बहुत सशक्त ढंग से, जिससे शायद कोई बुद्धिजीवी, कोई संपादक या कोई पॉलिटिशियन या कोई विद्वान उससे ज़्यादा सटीक रिएक्ट नहीं कर सकता है, जो वह कर देता था। वो मूक नहीं था आर के लक्ष्मण के बूढ़े की तरह, मध्यम वर्गीय, वो फक्कड़ था और इसकी वेशभूषा में फक्कड़पना झलकता था, तो वो रिएक्ट करता था और भरपूर जवाब देता था। मैं ये जानना चाह रहा था कि उस दौर की जो कार्टून कला थी और आज के दौर में, पिछले 3 दशकों या 4 दशकों में, बल्कि 5 दशकों में क्या क्या बदलाव आपने देखे? देखिए, एक तो कार्टूनिस्ट, जिसको स्तरीय कहा जा सके, अब खाली हिंदी पत्रकारिता की बात ना करें तो गिने गिने लोग थे। अबू अब्राहम थे, राजेंद्र पुरी थे और सामाजिक स्तर पर अहमद कार्टून बना रहे थे और सामाजिक कैरेक्टर्स को लेके, और विजयन थे जो पॉलिटिकल कार्टून, और संकर्ष वीकली निकलती थी। आर के लक्ष्मण थे ही टाइम्स ऑफ इंडिया में, बाल ठाकरे थे। अब आर के लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया में अरसे तक मतलब एक पूरी लाइफ व्यतीत की उन्होंने, लेकिन उन कार्टूनों में टाइम्स ऑफ इंडिया को कोई तकलीफ नहीं होती थी। व्यंग्य था लेकिन पॉलिटिशियन उठा के हाँ वाह वाह अच्छा है रख दिया, उसके बाद भूल गया। अबू अब्राहम में तीखापन था, पहचान थी, लेकिन ऐसे कार्टूनिस्ट में राजेंद्र पुरी थे, वो बहुत ज़्यादा तीखे थे। इंदिरा गांधी पे तमाम कार्टून जो लोगों को सहन नहीं होते हैं। अब जैसे अबू अब्राहम का कार्टून था कि बाथरूम में प्रेसिडेंट हैं और वो इमरजेंसी लगाने का ऑर्डर हाथ में दे रहे हैं, वहीं से दस्तखत कर दो वापस। और ये लोग अखबारों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर के लक्ष्मण डाइजेस्ट हो रहे थे कि इसलिए वो, और कभी कभी रिपीटिशन हो जाता था, जनरल चीज़ों पे बना रहे हैं, या पॉलिटिकल कार्टून भी। या इस श्रेणी में मैं शंकर को भी रखता हूँ, लेकिन शंकर में फिर भी कुछ न कुछ कटाक्ष कर देते थे। तो ये दिक्कतें थी। वो उसके बाद जो अब स्थितियाँ आ गई हैं कि अखबारों के प्रिंट मीडिया का सर्वाइवल, ये चैनल्स के आने के बाद, अब चैनल के बाद ये जब से सबसे बड़ा हमला जो है ये ऑनलाइन इंटरनेट का आ गया है, तो इसमें दिक्कतें हैं। अखबारों के सर्वाइवल की समस्या आ गई है, विज्ञापन की समस्या आ गई है। उसमें कार्टून के लिए स्पेस क्यों नहीं है? हाँ, ये एक समझने वाली बात है। तो अब वो रिस्क नहीं ले सकते हैं कार्टून छापने के लिए, और सार्थक कार्टून जिसके इम्पैक्ट हो, मासेस पे असर हो। और वो एक बताएं, अंग्रेजी में छपा हुआ कार्टून ठीक है अपर लेवल पे इम्पैक्ट डालता था, लेकिन भयभीत होते थे रीजनल हिंदी अखबारों में, रीजनल अखबारों में छपे हुए कार्टून से। तो ये दिक्कतें हैं। अब कार्टून के लिए और विधाएं हैं नहीं, और विधाएं जैसे अब कुछ चैनल्स ने शुरू किया। अब चैनल से शिकायत यह है कि कोई कार्टून से कुछ क्रेजी कार्टून हो गया है, कुछ हो गया, उसको लेके बड़ा हफ्ते 1.5 हफ्ते चलाते रहते हैं। अब जो चैनलों में एनिमेशन आ रहा है, अब उपलब्धि महानतम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। जो एनिमेशन है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो अद्भुत हैं। मैं इसकी ये अपना युग बीत गया ये इसी सपने में कि इस तरह के काम कभी कर पाऊँगा, नहीं कर पाया। वो कर रहे हैं लड़के, लेकिन उसका उपयोग क्या है? प्रोपेगेंडा टूल। इतनी लिमिटेशंस कर दी। वो कार्टूनिंग कला जो उस पे जो पहले हाथ से आप बनाते थे, इमेजिन करते थे, उसमें इन्वॉल्व होते थे, अब टेक्निक ऐसी आ गई कि उसकी वजह से कार्टून को बहुत फ़र्क पड़ा है उसके पूरे प्रेजेंटेशन में। देखिए, आप पत्रकार हैं,
आप आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले अगर पत्रकार बैठता तो आज के पत्रकार में वो टेक्नोलॉजी के टेक्नो से भी नहीं होगा, तब तक वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मतलब तकनीक का एक पॉजिटिव असर पड़ा। हाँ, लेकिन जहाँ आप कह रहे हैं कि वो खाली कंप्यूटर नहीं, आप वो उस प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, उससे परसेप्शन नहीं बन पाएंगे, आप कैरेक्टर नहीं क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन उन्हीं कैरेक्टर्स को ये कंप्यूटर बहुत ही तरह तरह के आयाम दे सकता है। लेकिन विज़न और बेसिक जो परसेप्शन है, एक तो परसेप्शन ड्रा करने का, एनाटॉमी आदमी की या किसी चीज़ की या कोई वो आर्टिस्ट के नाते होना चाहिए, लेकिन जब आप हाथ से भी बना रहे हैं तो वो सब डिमोलिश करके, मतलब उसका फ़ायदा तो है। मैं दृष्टि की बात कर रहा था कि एक कार्टूनिस्ट में जो एक नज़रिया, जो एक दृष्टि होनी चाहिए, वो जो तब थी वो क्या आज है, आपको लगता है? समय बदलता जाता है, आज के रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाते हैं। अखबार आपका नई पीढ़ी का बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, बूढ़े पढ़ रहे हैं हमारे जैसे। लेकिन भविष्य क्या है कार्टूनिंग का? देखो, बगैर कार्टूनिंग का ही नहीं, समाज का कोई भविष्य नहीं होता है। जीवंत समाज वो है जहाँ कार्टून है, और कार्टून तो हर क्षेत्र के लिए बनाए जा सकते हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई किस तरह के कार्टून को लेके उनका जो नज़रिया है वो कैसे डेवलप करे? वो एक तो कार्टून के मतलब है आपको जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन को जानना पड़ेगा। अब जीवन हम ये नहीं करेंगे नई पीढ़ी को हम अपने तरीके से जिलाना शुरू कर दें, लेकिन आप अपने जीवन में कार्टून की तलाश कर सकते हैं, उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। और रिएक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप अपने वाइस चांसलर का भी कार्टून बनाना हो तो जरूरी नहीं आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसकी पर्सनैलिटी में तमाम चीज़ें ऐसे उभार के रख सकते हैं। तो थारो स्टडी जीवन का हर क्षेत्र का स्टडी, हर गली की, हर तरीके के आदमी का आपको जानकारी होनी चाहिए, मास अपील की होनी चाहिए, लोगों को अपनी बात लगनी चाहिए। कही आपने है लेकिन लगे उसको कि हम अपने बात। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कार्टून बनाना एक लेखन से जटिल काम है, कविता से जटिल काम। कविता है उसमें, लेखन है उसमें, वो अभिनय है उसमें, दार्शनिकता है, तब जाके आप और उसके बाद ईमानदारी। प्लेटफॉर्म नहीं है, साधन तो हैं। अब मान लीजिए एनिमेशन में कोई एक्सप्रेशन है और सब किया है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल ही नहीं है, आप चैनल में डालने के लिए प्रोपेगेंडा स्वरूप की लिमिटेशंस में छापेंगे, बनाएंगे, तो कहाँ से वो एक्सपोजर होगा उसका? जब तमाम चीज़ें प्लेटफॉर्म होगा तब उसमें प्लेटफॉर्म पे न तो बगैर प्लेटफॉर्म के कोई कलाकार हो सकता है और न कलाकार के बिना कोई प्लेटफॉर्म कोई माने रह सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म है तो कलाकार भी पैदा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काक साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई कार्टून के बारे में। हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये काम लगातार बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं तो कार्टून बनाता हूँ, आपने इतना बुलवा लिया, पता नहीं कैसा क्या, आप तो एडिट कर ही लेंगे। मुंबई में हुए अमर उजाला के शब्द सम्मान में गुलजार ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे सब तरफ उनकी चर्चा होने लगी? और आखिर IIT के अलीगढ़ में फैज़ अहमद फैज़ के नज़्म को लेकर क्या हुआ विवाद? ये सब हमने जानने की कोशिश की अपने ख़ास सेगमेंट परिक्रमा में। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ और बताया यशवंत जी ने आके ये अवार्ड देने और एक तारीख दे के और कुछ नाम दे के यहाँ से निकल गए, फिर आपका दिल्ली से, और दिल्ली से हर आने वाले से डर लगता वैसे ही। कोई पता नहीं क्या करे, क्या कानून लेकर चला है, क्या लेकर मुंबई में अमर उजाला शब्द सम्मान के दौरान मशहूर शायर गुलजार ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में नागरिकता कानून पर टिप्पणी की।
28 दिसंबर को गुलजार साहब ने हिंदी के जाने माने कथाकार, संपादक ज्ञान रंजन और मराठी के मशहूर कवि उपन्यासकार भालचंद्र नेमाड़ को अमर उजाला शब्द सम्मान की दूसरी कड़ी में सर्वोच्च सम्मान आकाशदीप से नवाजा। जीवन के अंतिम उत्तरार्ध में आकाशदीप पाकर मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ, खास तौर पर जबकि मैंने दिया कम है और मुझे मिला अधिक है। पर यह जरूरी भी है कि मेरी आत्मा में जो हलचल है उससे आपको परिचित करा दूं। इस सभागार और मंच पर हमारे समय के अत्यंत संवेदनशील लोग उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर मेरा देश इस दौर में सेहतमंद और संपन्न होता तो इस पुरस्कार की खुशी मुझे 100 गुना होती। श्रेष्ठ कृति सम्मान ज्ञान छाप चतुर्वेदी, गगन गिल और सुनीता बुद्धिराज को दिया गया। पहली किताब के लिए थाप सम्मान अंबर पांडे को और श्रेष्ठ अनुवाद के लिए उत्पल बैनर्जी को दिया गया। फीलर हटा लो, घोड़े खरीदो, घोड़ों का व्यापार करो। इस दौरान गुलजार साहब अपने खास अंदाज में नजर आए। वजीर बचा लो, कैसी ये शतरंज चली है महाराष्ट्र में मुरारी लाल के माथे से। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने पिछले दिनों जामिया के समर्थन में हुए अपने आंदोलन के दौरान जब फैज अहमद फैज की मशहूर नज्म हम देखेंगे लाजिम है कि हम देखेंगे गाई तो जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर, जो मंजर भी है नाजिर भी, देगा न हक। इस नज्म की एक लाइन बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी को लेकर ऐसा बवाल उठा कि आईआईटी प्रशासन ने इस नज्म की जांच के लिए एक समिति बना डाली। सियासी बयानबाजी तेज हो गई। गौरतलब है कि ये गजल फैज साहब ने पाकिस्तान के तानाशाह शासक जियाउल हक के खिलाफ 70 के दशक में लिखी थी और जब 1979 में इसे एक स्टेडियम में इकबाल बानो ने सुनाया तो खचाखच भरा स्टेडियम झूम उठा था। जाहिर है इतने सालों से गाई जा रही जिस गजल को हमेशा एक तरक्की पसंद शायर की बेहतरीन रचना की तरह देखा गया, उसे लेकर इस तरह का सियासी विवाद मौजूदा माहौल की खतरनाक हकीकत को जाहिर करता है। ये राज छुपाना है कि ये संसार तुम्हीं से है। हर साल 1 जनवरी को जाने माने रंगकर्मी सफ्तर हाशमी की याद में साहिबाबाद के झंडापुर में तमाम संस्कृति कर्मी और बुद्धिजीवी जमा होते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस बार सफ्तर की याद को आज के नफरत के माहौल में एक मजबूत सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस के तौर पर मनाया गया। जाने माने शायर जावेद अख्तर, शबाना आजमी, सीताराम येचूरी, वृंदा करात समेत तमाम वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसमें अपने अपने तरीके से सफ्तर को याद किया। आज के दौर में एक मजबूत सांस्कृतिक आंदोलन के साथ संविधान की हिफाजत के लिए एक कारगर हस्तक्षेप की बात भी की गई। मौसम भी आते जाते रहते हैं। फरवरी में अक्टूबर में शुरू होती है सर्दी, फरवरी के एंड तक ख़त्म हो जाती है, दूसरा मौसम आ जाता है। जैसे सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वैसे मौसम भी आते हैं चले जाते हैं। लेकिन एक मौसम है जो हर मौसम में रहता है और वो मौसम है नाइंसाफी का, जुल्म का, बेईमानी का। और जैसे कभी कभी सर्दी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, वैसे ही ये मौसम भी कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। रहता तो यही मौसम। आजकल सर्दी ज्यादा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में पहली बार नए साल का स्वागत करने के लिए जश्न भोपाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बोट क्लब पर बड़ी झील में लाइट एंड साउंड, 3D शो और लेजर शो समेत गीत संगीत और बैंड की धुन पर मस्ती के साथ लोग देर रात तक नए साल का स्वागत करते रहे। ये
आयोजन उन परिवारों के लिए खास था जो महंगे होटलों में जाकर नए साल का जश्न नहीं मना पाते हैं। भोपाल झील में क्रूज पर बेहतरीन कार्यक्रम पेश किए। और अब याद करते हैं अपने दौर के मशहूर गीतकार और कवि गोपाल दास नीरज को, जो अगर आज होते तो इस 4 जनवरी को 95 साल के हो रहे होते। निधन से कुछ महीने पहले उन्होंने अलीगढ़ में बीमार होने के बावजूद 7 रंग को ये कविता पूरे जोश के साथ सुनाई थी। आज के इस माहौल में उन्हें याद करते हुए अभिव्यक्ति के दर्शकों के लिए वही कविता पेश है। बनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। हर तरफ आतंक है फैला। यहाँ पर हर किसी के शीश पर तलवार एक नंगी खड़ी है। कब्रिस्तान की मानद खामोश बस्ती उल्लुओं की महज आवाज़ पेड़ों पर जड़ी है। नीड़ का निर्माण करते थे कोयल के लिए, जो चीड़ गिद्धों के बसीरों का समर्थन कर रहे हैं। अब जानों को यहाँ बनवास ही देना पड़ेगा। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ और कुछ और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।